प्रधानमंत्री जी ने जो बजट के ऊपर और उससे भी पहले जो महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपना अभिभाषण दिया, उसके जो धन्यवाद प्रस्ताव के ऊपर उन्होंने अपना रिप्लाई किया, तो उसमें मुझे लगता है कि विपक्ष को उन्होंने एक करारा जवाब दिया है और बहुत स्पष्ट रूप से एक-एक करके उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि क्यों हमारी सरकार पिछले 10 साल से इतना बेहतर कर रही है और किस तरह से जो विपक्ष की सरकार का विज़न था और जो हमारी सरकार का विज़न है, उसमें दिन रात का अंतर है। आप लोगों ने देखा होगा कि उन्होंने बताया कि 2013 के अंदर जब 2014 के जो इलेक्शन होने थे, उसमें जो इंटरिम बजट पेश किया गया था, तो उसके अंदर जो विज़न रखा था, तो उसमें ये कहा था कि 3 डिकेड के बाद हमारी जो जीडीपी है, वो 3% पर आएगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया कि किस तरह से हमने, और उस समय में एक और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उसमें में 11% थी। और आप ये देखिए कि पिछले 10 सालों के अंदर हमने अपनी जीडीपी को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 5% पर पहुंचा दिया। और ये हमारा दावा है कि तीसरी बार जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधान सेवक बनेंगे, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजेंगे, तो हम लोग 3% की जो जीडीपी है वो लेकर आएंगे। तो ये एक विज़न होता है नेता का। मुझे लगता है कि इन सब बातों से जो है वो विपक्ष को अच्छी तरह से जवाब मिल गया और उनके पास कुछ रहने को बचा नहीं। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने सुना होगा कि ये कहा जाता है कि अमेरिका की सड़कें अच्छी हैं, इसलिए जो है वो एक विकसित देश है। जबकि लोग ये सोचते हैं कि अमेरिका विकसित देश है इसलिए वहाँ की सड़कें अच्छी हैं। तो इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी सरकार ने मैक्सिमम जो फोकस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखा है। आज आप ये देखिए कि अब तक 10 सालों के अंदर 44 लाख करोड़ रुपया जो है वो विकसित भारत बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर लग चुका है। चारों तरफ आप देखें सड़कों का जाल बिछा है, रेलवे में जिस तरह से काम हुआ है और पूरा 100% इलेक्ट्रिफिकेशन जिस तरह से हुआ है, जगह जगह पर स्टेशन जो अमृत स्टेशन बनाए जा रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है कि वो बिलीव करते हैं कि 4 ही श्रेणियां हैं जिनका विकास करना ज़रूरी है। इन 4 श्रेणियों का विकास अगर हो जाता है तो देश अपने आप विकसित बन जाएगा। और वो हैं हमारे गरीब, हमारे किसान, हमारे युवा और हमारी नारी शक्ति। आप लोगों ने देखा होगा कि इस रिप्लाई के बीच में एक हमारे सांसद ने उठकर ये कहा कि आपने इसमें अल्पसंख्यक को नहीं रखा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही आप देखा होगा कि आवेश के अंदर ये बात कही कि क्या आप मानते हैं कि जो गरीब हैं उसके अंदर अल्पसंख्यक नहीं है? क्या आप मानते हैं कि जो किसान है उसके अंदर अल्पसंख्यक नहीं है? क्या आप मानते हैं कि जो युवा शक्ति है उसके अंदर अल्पसंख्यक नहीं है? क्या आप मानते हैं कि जो नारी शक्ति है उसके अंदर अल्पसंख्यक नहीं है? तो ये एक जो आप देखते हैं कि जिस तरह से एक वोट बैंक की राजनीति की जाती है अल्पसंख्यकों को लेकर, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका भी मुंहतोड़ जवाब दिया। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने महामहिम के जो अभिभाषण के ऊपर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया, उसी तरह से ही जो है अब जो हमारा बजट है, बजट के ऊपर उसके ऊपर डिबेट होगी, उसके ऊपर भी भाषण होंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी सरकार जिस तरह से पिछले 10 सालों में काम कर रही है, आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरा तैयार है और तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। बजट को अंतरिम बजट कहा जा रहा है, इसका क्या रीजन लगता है और इस भरोसे की वजह क्या लगती है कि अगली बार भी हम संपूर्ण बजट मिल जाए? देखिए, विज़न यही है कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा फोकस, जैसा मैंने पहले भी आपको कहा, कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर दिया गया है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसको उसकी जो है उसका अमाउंट जो है बढ़ाया गया है। और इसके साथ-साथ जो स्टेट्स हैं, उनके साथ भी कोऑपरेट करके आपने देखा होगा कि 50 इयर्स तक बिना ब्याज के जो राशि राज्यों को दी जा रही है, उससे वहाँ का भी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो सके, इसकी तरफ सरकार का फोकस है। और एक चीज़ आपने और देखी होगी कि किस तरह से हमारी बच्चियाँ जो हैं और महिलाओं की तरफ खास फोकस करते हुए 9 से लेकर 14 साल तक की जो बच्चियाँ हैं, उनका सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीनेशन फ्री होगा। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो हैं इसमें देखने में आई हैं। और क्योंकि एक और मैं आपको बताऊं कि हमने, अगर आप लोगों ने पिछली बार भी देखा होगा, तो जो इंटरिम बजट के बाद या कि जो एक फुल फ्लेजेड जो बजट आता है एक साल के अंदर, उसके बाद भी समय समय पर जो है अलग अलग तरह की चीज़ें जो बीच बीच के अंदर माननीय हमारी निर्मला सीतारमण जी लेकर आती रहती हैं। तो हमारा जो है ये नहीं है कि एक बार जो चीज़ फिक्स हो गई है पूरे साल, उसके बाद उसको कहीं कुछ भी हिलाना डुलाना नहीं है, उसके अंदर और भी एडिशन जो है वो समय समय पर होता रहता है। संपूर्ण बजट के पीछे जो भरोसा है वो क्या ऐसा लग रहा है बीजेपी को कि अगली बार भी वही लोग विजयी बन पाएंगे?
देखिए ये मुझे लगता है कि आप लोगों का भी आकलन है इसमें। अगर आप चाहे एग्जिट पोल्स को देख लें, आप चाहे क्या कहते हैं आपका मीडिया आप लोग पहले दिखाते हैं जो, उसके बारे में भी अगर आप देख लें, और पिछले जो 5 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरह से मैंडेट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है, और जिस तरह से हमारे संगठन की तैयारी है। मैं खुद भी आपको बताऊं कि अभी सैटरडे और संडे को मैं तमिलनाडु में थी, और वहाँ पर कोयम्बटूर और नीलगिरी जो लोकसभा है वहाँ पर मेरा जाना हुआ, और मुझे बहुत देखकर अचरज हुआ कि वहाँ पर जिस तरह का माहौल, जिस तरह से महिलाएं और किसान भाई जो है वो पूरे उत्साह के साथ और पूरे जोश के साथ अब की बार साउथ के अंदर भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक सच में हम जो बार बार कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, ये अब की बार जनता मन बनाकर बैठी है और हमें 400 पार जो है वो सीटें देने वाली है। देखिए हर राज्य जो है वो अपने आप में, क्योंकि इंडिया एक फेडरल स्ट्रक्चर है, तो उनका हर राज्य का अपना अपना जो है वो अपना संविधान जो है या अपना जो भी उनको अच्छा लगता है कि भी ये पूरे आम जनता के जो है उसके लाभ में है, उसके लिए अच्छा है, तो वो कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हर राज्य का इसके अंदर अपना डिस्क्रिप्शन है। मैम एक सवाल पंजाब के सिलसिले में ज़रूर पूछूंगी। मेयर चुनाव में जिस तरीके से तमाम चीज़ें हुई उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है और कहा है कि लोकतंत्र पर प्रहार है। नहीं देखिए ऐसा है कि अगर इसमें कहीं भी कोई किसी भी तरह की अगर कुछ ऐसा कुछ नज़र आता है तो कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। कोर्ट जो है उसमें जो भी डिसीजन लेगा वो हम सबको मान्य होगा। ठीक। और ये घटनाक्रम हरियाणा में किस तरह के रहे हैं, और इलेक्शन से पहले होता है दिन भर बाहर से लोग आते हैं, दूसरी दलों से आते हैं। 2014 में भी हमने देखा था कि आज बहुत से लोग जैसे के राजनीति साहब भी हैं, करमवीर भी थे और जोशी साहब भी थे। 2024 में भी इस तरह की चीज़ें होनी शुरू हो गई हैं। जो लोग पहले से हैं, सिटिंग एमपीज हैं, खासतौर से दो दो बार लगातार रिपीट कर रहे हैं आप जैसे एमपी, थोड़ा सा उन लोगों के लिए राह मुश्किल हो जाती है, क्योंकि सीधा सवाल तो कमर साहब को लेकर। नहीं देखिए ऐसे कि पहली बार तो कि मैं फ़र्स्ट टाइम ही हूँ, और दूसरी बात ये है कि जो भी हमारी पार्टी के अंदर हमारी आइडियोलॉजी को और हमारी विचारधारा को ध्यान में रखते हुए आता है उसका बहुत बहुत स्वागत है। और जहाँ तक बात है जो है टिकट्स की, तो वो देखिए हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है हमारा संगठन, वो इस मामले में बहुत ही ज़्यादा समझदार है। वो जिस तरह का निर्णय लेता है वो हम सबको मान्य होता है। आपकी अगर कोई चॉइस दी जाएगी तो सिरसा ही है, तो अम्बाला साइड भी चलता है। नहीं, अगर चॉइस दी जाती है तो मैं सिरसा से ही लड़ना चाहूँगी, क्योंकि मैंने पिछले 10 सालों में 5 साल तो सांसद के तौर पर, और इससे पहले वाले 5 साल भी जो है बिना सांसद के तौर पर भी मैंने जो जनता की वहाँ पर सेवा की है, और जनता भी जो है उसके साथ मेरा एक ज़बरदस्त कनेक्शन है। तो मुझे लगता है कि उनकी भी इच्छा यही है और मेरी भी इच्छा यही है कि अगर चॉइस पूछी जाती है तो मैं ज़रूर सिरसा से लड़ना चाहूँगी। मैम राहुल गांधी ने कहा है कि अगर इंडिया ब्लॉक सरकार में आती है तो जो 50% कैप रिजर्वेशन है उसे हटा दिया जाएगा। देखिए ऐसा है कि वो जगह जगह पर आपने देखा होगा कि चाहे हम रिजर्वेशन की बात करें, चाहे पिछड़ा वर्ग की बात करें, इस तरह की बात करके वो वोट बैंक की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता सब बात समझती है, और सरकार जिस तरह से सबको साथ लेकर चल रही है, मुझे लगता है कि अब उस तरह की जो एक डिवीज़न वो चाहती है, वो डिवीज़न हमारी सरकार ने ख़त्म की है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार ये बात कही है कि हम केवल 4 श्रेणियों में विश्वास रखते हैं: गरीब में, किसान में और महिला में और युवा में। इन चारों का अगर आप विकास कर देंगे तो पूरे देश का विकास जो है वो स्वमेव हो जाएगा।